हाउ आर यू यूके देवनाथ जी? शुरुआत में इससे करना चाहूंगी कि जो ये नई सत्ता कनाडा में आई है और जो सितंबर 2023 से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए हैं, क्या अब उसमें कोई सुधार होगा? क्योंकि अगर न्यू पीएम की बात की जाए तो वो खुद एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं बैंक ऑफ कनाडा के, बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, इकोनॉमी की पूरी जानकारी वो रखते हैं। क्या फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा वो सबसे पहले कनाडा की इकोनॉमी पे वर्क करेंगे अब? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से भारत के लिए कुछ अच्छी खबर है। दुनिया उम्मीद पर कायम है और हम सब उम्मीद करते हैं कि आज से इसी समय से भारत और कनाडा के बीच में जो अनजस्टिफाइबल टेंशन था, यानी एक बेकार सा कुछ माहौल था पिछले 5-6 साल से, वो सुधरना शुरू हो जाएगा। मार्क कार्नी क्या वो भारत के साथ मिलकर चलेंगे? बेशक पढ़े लिखे हैं और उनका जो व्यक्तित्व है वो दर्शाता है कि वो हमेशा सबको अपने साथ लेके चलते हैं। लिबरल्स में थोड़ी सी कमी रह गई, 5-6 सीट से उनकी फिर भी जरूरत है। अगर उनको और 5-6 सीट से किसी ऐसे पार्टी से मिल जाए सपोर्ट में जो कि भारत विरोधी नहीं है, यानी जगमीत सिंह और उसके जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उनको कैसे बाहर रखना है। बात ये पड़ रही है कि कनाडा हमेशा भारत के पास था, लेकिन कनाडा में जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चालू हुआ सिख समुदाय के कारण, मैं पूरे सिख समुदाय को नहीं इसमें शामिल करूंगा, सिर्फ बहुत छोटा सा हिस्सा है। शायद पूरे कनाडा में 200 एक्टिव सिख भाई आपको मिलेंगे जो कि खालिस्तान समर्थक हैं। तो अब मेरे ख्याल से भारत और कनाडा के बीच में अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है और इसी का इंतजार भी हो रहा है, क्योंकि जिसने पहले तो रिश्ते अच्छे थे लेकिन सितंबर 2023 के बाद, उससे पहले ही खैर खराब होना शुरू तो हो गए थे, लेकिन जब ट्रूडो की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, तब से रिश्ते बेहद खराब हो गए थे और वो कभी भी ट्रैक पर वापस नहीं आ पाए थे। दीपक वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। दीपक वोरा जी, व्हाट डू यू थिंक, आगे क्या स्थिति होने वाली है? और क्योंकि इंडिया पर तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, आगे और भी डिस्कस करेंगे, ट्रम्प का क्या रोल हो सकता है? जो ट्रेड वॉर पूरी दुनिया में ट्रम्प के साथ चल रहा है इस वक्त यूएस का, कनाडा को अपने कैंपेन्स के दौरान ही डोनाल्ड ट्रम्प कहते थे कि वो 51th अमेरिकन स्टेट है। ऐसे में अमेरिका कनाडा की स्थिति क्या हो सकती है? मार्क के रिश्ते कैसे होंगे? कितनी घनिष्ठता देखने को मिलेगी? भारत पर कितना अच्छा इंपैक्ट होगा? पीएम मोदी का ये ट्वीट भी है जो लगातार हम दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेचुलेशन दिया है जिस इलेक्शन में जीत हुई है, लिबरल पार्टी की विक्ट्री का जिक्र किया है। तो एक तरह से समझिए ये तो एक प्रोटोकॉल के ही तहत, या प्रोटोकॉल करें या इनफॉर्मल एक तरीका कहें कि जब भी किसी मुल्क में कोई नई सत्ता आती है तो किसी भी कंट्री के जो सर्वश्रेष्ठ लीडर होते हैं वो कांग्रेचुलेशन देते हैं, लेकिन क्या एक नए अध्याय की शुरुआत होगी? अब इंडिया और कनाडा के रिश्ते वैसे होंगे? दीपक वोरा जी, मेरा सवाल आपसे था, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरे ख्याल से मेरा उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, मैं आपसे राय लेना चाहूंगी, क्या कहा जाए कि एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी इंडिया और कनाडा के बीच अब? देखिए, भारत निसंदेह ये आशा करता है कि मार्क कार्नी के एक नए टर्म की जो शुरुआत होने जा रही है, वो भारत और कनाडा के रिश्तों की भी एक नई शुरुआत और एक फ्रेश मैंडेट वो लेकर के आ रहे हैं। और इस फ्रेश मैंडेट में उनको एक अच्छी सफलता मिली है और जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी पर जो बहुत रिलायंस था और जो कि एक खालिस्तान समर्थक पार्टी है, वो भी अब जाहिर है कि अब वो नहीं है। और अब आने वाले समय में हालांकि कुछ सीटें कम है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी वो अरेंजमेंट को करेंगे जिससे कि उनको पूर्ण बहुमत हासिल हो जाए। लेकिन जहां तक मैं मार्क कार्नी के करता हूं, मेरे असेसमेंट के मुताबिक वो एक बेहद मैच्योर बैलेंस्ड अप्रोच रखने वाले नेता हैं। उन्होंने भारत और कनाडा के रिश्तों की महत्ता के बारे में अपने अनेक बयान दिए हैं और वो उन्होंने कहा है कि वो भारत और कनाडा के रिश्तों में जो भी इश्यूज हैं उसको एड्रेस करना चाहते हैं। और भारत और कनाडा के बीच में जो एक ट्रेड
डील को लेकर के भी जो बातचीत चल रही थी उसको भी वो आगे बढ़ाने की मंशा रखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्क कार्नी का जो पूरा व्यक्तित्व है वो निस्संदेह जस्टिन ट्रूडो की तुलना में बहुत ही ज़्यादा संतुलित है, मैच्योर है। और हम ये आशा करते हैं, भारत ये आशा करेगा कि वो भारत के जो कंसर्न्स हैं, जो वहाँ पर अनेक भारत विरोधी गतिविधियाँ चलती हैं, जिसके के बारे में भारत समय समय पर जस्टिन ट्रूडो की सरकार से इशू उठाता रहा, उसको वो एड्रेस करेंगे। और जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान भारत और कनाडा के रिश्तों में संजीव जी, जस्टिन ट्रूडो के वक्त तो मुझे याद है कि उनकी पार्टी में उनके खिलाफ ही बगावत हो गई थी। उनके अप्रोच से उनकी पार्टी के ही मेंबर्स खुश नहीं थे, उनकी स्पीचेस से खुश नहीं हो रहे थे, जिस तरह से वो मैनेज कर रहे थे अपनी पार्टी को, जिस तरह से वो मैनेज कर रहे थे देश को, उससे ही लोगों के बीच में बगावत हो गई थी। और इसीलिए उनको उनकी हार भी एक तरह से इसी तौर पर देखी जा रही है। पहले उनको छोड़ना पड़ा था पार्टी का, क्योंकि एक बगावत उनकी पार्टी के विदिन एक अंतर कलह साफ तौर पर दिख रही थी। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी यूके देवनाथ जी कि क्या अमेरिका और कनाडा के रिश्ते में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? कनाडा की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और अब क्योंकि मार्क पीएम होंगे वहां पर, उनकी भी क्या ये कोशिश होगी कि अपने जो कनाडा के रिश्ते हैं वो बाकी मुल्कों से घनिष्ठ बनाए जाएं, या वो पहले कनाडा की इकोनॉमी पे फोकस करने की कोशिश करेंगे? और ये भी मैं समझना चाहूंगी, जो इतनी तादाद में इंडियंस कनाडा पहुंचते हैं, क्या उससे रिलेशन इंडिया और कनाडा में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जी हाँ कंचन जी, कनाडा और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से, शुरुआती दिनों से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से और कोल्ड वॉर के दौरान बहुत मजबूत रहे हैं। जब ट्रंप कहते हैं कि कनाडा जो है अमेरिका का ही 51वां स्टेट है, शायद उसमें कुछ सत्यता है, क्योंकि दोनों देशों की इकोनॉमी इतनी आपस में घुली मिली है कि प्रैक्टिकली बीच में कोई बॉर्डर है नहीं। कनाडा का रोल जो है वो नेटो में बहुत महत्वपूर्ण है। कनाडा की जो एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल अमेरिका करता है अपने को युद्ध में रूस से आने वाली मिसाइलों के लिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर कभी अमेरिका और रूस के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन युद्ध हुआ तो रूस से जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी जाएंगी, नक्शे में देखने में तो लगता है कि रूस से शायद वो फ्रांस के ऊपर से होते हुए, अटलांटिक सागर से होते हुए अमेरिका तक पहुंचेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लोब रख के जब आप देखेंगे तो पता लगेगा कि रूस से जो भी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जाएगी, वो उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ते हुए, ग्रीनलैंड के ऊपर से होते हुए, उत्तरी कनाडा से होते हुए अमेरिका तक पहुंचेगी। तो अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, जिसे हम बोलते हैं NORAD, NORAD, नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस, उसका जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं, यानी बड़े बड़े रेडार लगाए हुए अमेरिका में, जो उत्तर की तरफ देख रहे हैं, रूस की तरफ देख रहे हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ देख रहे हैं, ये सब कनाडा में है। तो कनाडा और अमेरिका का संपर्क हमेशा से ही बहुत क्लोज रहा है। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो पता नहीं जाने अनजाने, शायद शुरुआती दौर में उन्होंने मजाकिया में कहा कि कनाडा जो है वो अमेरिका का ही 51st स्टेट है, लेकिन ये मजाक में कहा गया। लेकिन देवनाथ जी, समझने वाली बात ये है कि क्या इसका पॉजिटिव कोनोटेशन था या नेगेटिव कोनोटेशन था। और एक बात ये भी यहाँ पर समझने की जरूरत है देवनाथ जी कि क्या, क्योंकि इतने घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं और इतने सालों साल तक चले हैं, क्या अब कनाडा की जो डिपेंडेंसी है यूएस पर, या वाइस वर्सा कहा जाए, क्या अब वो कम होगी? क्या कनाडा अब अपने बाकी मुल्कों के साथ ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा? मैंने अपनी बात किया, क्योंकि देवनाथ जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यही क्वेश्चन मेरा संजीव आपसे ही है कि क्या आपको लगता है जो डिपेंडेंसी कनाडा की यूएस पर रही है और वाइस वर्सा रही है, क्या अब ये दोनों देश, क्योंकि यूएस तो के ऑप्शंस, यूएस के डोर्स तो सभी मुल्कों के लिए, यूएस के लिए डोर्स ओपन है, लेकिन क्या कनाडा अब अपनी डिपेंडेंसी यूएस के अलावा और भी कहीं मेजर शिफ्ट लाएगा इस कमिंग टेन्योर में इस गवर्नमेंट के? देखिए कंचन जी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो बहुत ही एग्रेसिव असर्टिव बयानों के माध्यम से कनाडा की पूरी सॉवरेनिटी को और पूरे कनाडा के अस्तित्व को बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। और आज अभी आप ये देख रहे हैं कि जब कनाडा के इलेक्शंस में लिबरल पार्टी फिर से अगर वो चुनाव जीतने में सफल रही है तो उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो डोनाल्ड ट्रंप ही रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बयान ना देते कि वो कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहते हैं,
और कनाडा पे हैवी टैरिफ्स इम्पोज न करते, कनाडा को के लोगों के अंदर वो जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आज दिख रहा है वो नहीं आता। और वहाँ पर इस डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले जो कंजर्वेटिव पार्टी है और उसके जो नेता पोलिवेयर हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बहुत ही अच्छी उनकी एक पोजीशन थी और इसकी बात की संभावना ज़्यादा थी कि कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में 10 साल के बाद वापसी करेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से कनाडा के पूरे अस्तित्व पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए और जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर उन्होंने कहना शुरू कर दिया, कनाडा को 51st स्टेट के तौर पर हासिल करने के जो मंसूबे हैं उनको उसके बारे में वो ओपनली बात करने लगे। उस पूरी अवसर का जो लाभ है वो मार्क कार्नी ने बहुत ही शानदार तरीके से उठाया है और पोलिवेयर इस अवसर को वो चूक गए। और अभी जो मार्क कार्नी का बयान अगर आप देखें तो वो ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये जो कनाडा के पूरे एक इमेज को और कनाडा के जो पूरे अस्तित्व को रीबिल्ड करने का समय है। और वो जाहिर है कि अमेरिका और कनाडा वैसे तो बहुत ही क्लोज सोसाइटीज हैं और इन जो क्लोज सोसाइटीज और क्लोज इकोनॉमीज को किसी एक नेता की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, जो कि 4 साल तक रहेंगे सत्ता में, बहुत ज़्यादा उसको अलग तो नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में है कंचन जी, तब तक मार्क कार्नी और उनकी पूरी सरकार का जो रुख है वो इस तरीके का होगा कि वो अमेरिका से एक तरीके का मोर्चा भी लेंगे। और संजीव जी, मार्क का क्या रुख होगा? हम हमेशा इस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि अमेरिका का उस कंट्री के साथ, किसी भी कंट्री की जब बात होती है तो हम इस बारे में बात करते हैं कि अमेरिका का रुख क्या होगा। लेकिन इस बार मैं ये समझना चाहूंगी क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो रही है वहां पर और लोगों ने बढ़ चढ़कर किस तरह विश्वास दिखाया ये भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मार्क का क्या अप्रोच रहेगा उनका? बाकी यूएस के अलावा अगर बाकी कंट्रीज की बात की जाए तो उससे रिलेशन कैसे होंगे? उन सबको अगर छोड़ दिया जाए, कनाडा की इकोनॉमी पर कितना फोकस करने की कोशिश की जाएगी? और संजीव जी, ये भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कनाडा की इकोनॉमी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? क्या वहां पर चीजें हैं, क्या बिजनेस बूम से जो वहां देखने को मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या वहां से लोग माइग्रेट करके जाते हैं कहीं और एम्प्लॉयमेंट के लिए? क्योंकि भारी तादाद में यूएस का रुख तो करते ही होंगे लोग। निसंदेह देखिए, कनाडा की जो पूरी इकोनॉमी है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बहुत ही क्लोजली इंटरट्वाइंड है और कनाडा अपने 75% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएस को करता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से हैवी टैरिफ्स इम्पोज की गई कनाडा के ऊपर और इस माध्यम से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के ऊपर ये दबाव बनाने की जब कोशिश की कि यदि आप हमारे 51st स्टेट बन जाते हैं तो फिर ये टैरिफ वगैरह का इशू ही समाप्त हो जाएगा और हम एक साथ एक राष्ट्र बन करके रहेंगे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बहुत ही ज़्यादा एक ट्रांजैक्शनल और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव जो रुख था, इसको कनाडा के लोगों ने पसंद नहीं किया है। और कनाडा में जो मार्क कार्नी है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कनाडा इज़ नॉट फॉर सेल। वो जो है जिस तरीके से कनाडा का अपना एक इतिहास है, वो सॉवरेन राष्ट्र है, बहुत ही बड़ा विशाल क्षेत्रफल वाला राष्ट्र है, विश्व में उसकी एक पहचान है, नेटो का सदस्य है, अमेरिका के साथ भी उसके जो अन्य जो ट्रीटी अलायंसेस हैं। तो ऐसे में कनाडा अपने पूरे अस्तित्व पर अगर कोई इस तरीके का हमला करेगा कि वो किसी अन्य राष्ट्र का पार्ट बन जाए तो ये कनाडा के लोगों को स्वीकार नहीं होगा। और ये मार्क कार्नी ने इसको बार बार स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ उनके जो रिलेशंस है वो बिल्कुल नए तरीके के होंगे और अमेरिका की तरफ से यदि कनाडा को चैलेंज करने की कोशिश की जाएगी तो कनाडा और स्ट्रांग बन करके उभरेगा। और इसी सेंटिमेंट को कंजर्वेटिव पार्टी भी अब दोहरा रही है। कंजर्वेटिव पार्टी के जो पोलिवेयर कनाडा फर्स्ट का जो पहले बात कहा करते थे और उनकी जो, लेकिन संजीव जी ये कनाडा फर्स्ट भी तो अमेरिका फर्स्ट से ही आया है ना, ये तो ये कैंपेन ही डोनाल्ड ट्रंप का रहा है। देखिए कंचन जी, यही कारण है कि पोलिवेयर पार्टी में चुनाव हार गए क्योंकि उनका जो रिसेम्बलेंस है वो कहीं ना कहीं ट्रंप से। ठीक है, दीपक वोरा जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। दीपक वोरा जी, क्या लगता है आपको कनाडा में जो तस्वीर कनाडा से सामने आ रही है, कितने रिश्ते भारत के साथ अच्छे होंगे? कनाडा में कितना बदलाव आएगा एक नई सत्ता आने के बाद, एक नए पीएम फेस आने के बाद, जिनको खुद इकोनॉमी का इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है? क्या कनाडा की तस्वीर बदलेगी? खालिस्तानियों का क्या खात्मा होगा जो जस्टिन ट्रूडो के समय में देखने को मिलता था? मतलब इस लेवल तक कि सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने यह कह दिया था कि निज्जर की
हत्या में भारत का हाथ है और आज तक उसके सबूत नहीं पेश कर पाया। उसके बाद ही कनाडा और भारत के रिश्तों की जो घनिष्ठता थी वो उसका ग्राफ नीचे होता गया। लेकिन क्या अब एक कहा जाए कि एक न्यू चैप्टर ऑफ फ्रेंडशिप विल स्टार्ट? दीपक बोरा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं देवनाथ जी का रुख करना चाहूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी, जब भी देवनाथ जी एक किसी कंट्री में एक न्यू गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है, उस कंट्री की लीडरशिप क्वालिटी, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी का फ्लो होता है। किसी भी देश की बात की जाए, कहीं पर भी चुनाव होते हैं, कैंपेन्स होते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप होता है, क्रिटिसिज्म होता है, बगावतें होती है, पार्टी एक्सचेंज होती है, लेकिन उसके बाद जब जीत होती है और वो चेहरा पीएम का सामने निकल कर आता है तो बधाइयों का दौर शुरू हो जाता है। इसी बधाई के ताताओं में एक बधाई पीएम मोदी की तरफ से भी आई है। जब एक देश का सर्वोच्च लीडर, और अमूमन हमने ये देखा है कि जब एक देश का सर्वोच्च लीडर दूसरे देश के सर्वोच्च लीडर को कंग्रेचुलेट करता है तो एक ये कहा जाए कि जो रुख और जो एक तरह से टेंशन थी इंडिया और कनाडा के बीच में, उसमें थोड़ी कमी अब देखने को मिलेगी क्या आने वाले वक्त में? क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि कनाडा में आप एयरपोर्ट पर निकलिए तो सेकंड लैंग्वेज वहां पर पंजाबी की लिखी रहती है। ऐसे में जो इतनी भारी तादाद में पंजाबीज, इंडियन पंजाबीज कनाडा में रहते हैं, क्या उनके लिए एक अच्छी खबर है एक न्यू गवर्नमेंट का फॉर्म होना? कंचन जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मार्क कार्नी को बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक तो है कि जस्टिन ट्रूडो का जो बैगेज था, जस्टिन ट्रूडो ने जो अपना एक इमेज बना लिया था, भारत विरोधी या जो भी हो, भारत समर्थक तो डेफिनेटली नहीं थे, उस इमेज से अब उनको निजात मिल गई है। दूसरी बात है कि भारत सरकार को भी एक नए मार्क कार्नी, जिनका कि एकदम स्लेट खाली है, उनको वेलकम करना बड़ा अच्छा लगता है। अब शुरुआत करनी पड़ेगी मार्क कार्नी को मोदी के साथ एक नया 1-to-1 रिलेशन बनाने की। कनाडा भारत को एक ऐसा स्थान दिला सकता है पश्चिमी वर्ल्ड में जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हो सकता है। कनाडा में बहुत बड़ी तादाद में भारतीय हैं, कनाडा में बहुत बड़ी तादाद में सिख हैं, लेकिन मार्क कार्नी को थोड़ा सा एक होमवर्क करना पड़ेगा जो कि वो जानते हैं। मैं दोबारा से उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अब मार्क कार्नी को अपनी जो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें जो अलगाव वादी सिख सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। शायद कनाडा में जो सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जहां पे कि सिख सेपरेटिस्ट अपना, उन्होंने, हुआ ये कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है कनाडा में वो गुरुद्वारों में घुस गई है। तो मार्क कार्नी को थोड़ी कोशिश करके गुरुद्वारों को फिर से सिर्फ एक शुद्ध धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो ऐसा कैसा करते हैं उनके ऊपर ही निर्भर है। लेकिन अगर गुरुद्वारों में फिर से पॉलिटिक्स उसी तरह से चलता रहा जैसे कि जगमीत सिंह ने कोशिश की है, जैसे कि निजर के समय में होता था, तो फिर मार्क कार्नी को भारत के साथ जो अच्छे संबंध बनाने का प्रयास है उसमें विफलता हासिल हो सकती है। इसलिए भारत सरकार को भी, मेरे ख्याल से उनको, भारत सरकार की एस जयशंकर भी मार्क कार्नी को थोड़ा सा समय देंगे कि वो वहाँ एस्टेब्लिश हो जाएं, अपने को सजा संवार ले, पकड़ अपनी पूरी कर लें। उनकी जो गृह मंत्रालय है मार्क कार्नी अपने नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दिखाता है कि मार्क कार्नी को मालूम है कि गृह मंत्रालय को अपने नीचे रखकर ही जो वहाँ जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उनको अपने साथ रखकर ही वो कनाडा के सिख समुदाय को अपने पास रख सकते हैं। अब भारत को कुछ तो मदद उनको करनी पड़ेगी, जिसमें शायद हमें अमेरिका की भी मदद चाहिए। वो ये है कि ये करीबन 150 सिख सेपरेटिस्ट जो हैं वहां पर, इनको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। इनका पासपोर्ट, वीसा, जो इनका डुअल सिटीजनशिप है, ओआईसी कार्ड है, भारत सरकार को बहुत या तो मजबूती से, सख्ती से, या एक बहुत ही किसी डिप्लोमेटिक तरीके से इन 150 के करीबन सिख लोगों को अपने काबू में करना पड़ेगा। एक तरीका है कि ये जो सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनके जो भी रिश्तेदार भारत में हैं, पंजाब में हैं, उनको हम ऑन बोर्ड ला सकते हैं। जो उनके रिश्तेदार पंजाब में हैं उनको भारत एनकरेज कर सकता है कि वही हमारे प्रतिनिधि बनकर कनाडा के सिखों को समझाएं कि कनाडा के सिख ये 150 जो भ्रमित सिख हैं इनके माया जाल में ना फंसे। जी
बिल्कुल। अच्छा संजीव श्रीवास्तव जी, क्योंकि लगातार अब एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी, उसकी इकोनॉमिक्स पर फोकस करने की बात होगी। बात अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जा रही थी कि कैसे वो 51 अमेरिकन स्टेट कनाडा को बोलते थे, और इसी का खामियाजा मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को उठाना पड़ा है। एक बात तो साफ है कि मार्क कार्नी की पार्टी और मार्क कार्नी के को जिस तरह से वोट मिला है, लगातार बहुमत इतने ज्यादा वोट्स के साथ वो जीते हैं। एक बात तो साफ है कि कनाडा के लोगों ने अमेरिका को जवाब दिया है, एकजुट होकर, एक साथ खड़े होकर, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेशन कनाडा और अमेरिका के थे, अब उसमें जैसा कि जो उन्होंने मार्क ने एड्रेस भी किया है कि नाउ इट हैज कम टू एन एंड। यानी कि ये कहा जाए कि आने वाले वक्त में जब मार्क और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी तो वो वन ऑन वन होगी। वो इस तरह नहीं होगी कि कनाडा एक कोई पार्ट बनना चाहता है अमेरिका का, वो इस बात पर होगी कि कनाडा पार्ट नहीं बनना चाहता है। और जो जोक डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे या जिस सीरियसनेस से वो कर रहे थे, उसे बहुत लाइटली लिया गया और उसके अगेंस्ट जाकर कनाडा के लोगों ने वोट किया है, ताकि वहां पर एक स्टेबल सरकार बने, एक स्टेबल इकोनॉमी हो और उनकी डिपेंडेंसी अमेरिका पे ना हो। देखिए कंचन जी, ये जो मार्क कार्नी की जो जीत है वो कनाडा के लोगों की जो राष्ट्रवादी जो उनकी जो सोच है, जो एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं और जो अपनी वो पहचान को बनाए रखने का उनका संकल्प है, ये उसकी जीत है। और ये जो मैंडेट है, ये पूरी कनाडा की जनता ने स्पष्ट रूप से डोनाल्ड ट्रंप को दिया है कि कनाडा अमेरिका का 51st स्टेट कभी नहीं बनेगा। और इसी बात को मार्क कार्नी ने बार बार कहा है कि इट विल नेवर हैपन, और ये कभी भी नहीं होगा कि अमेरिका का जो कनाडा जाकर के एक प्रांत बन जाए, एक राज्य बन जाए। और अब जब कनाडा के में ये मैंडेट मिल गया है, तो ऐसे में मार्क कार्नी कनाडा की जो पूरी इमेज है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष और अमेरिका के समक्ष विशेष रूप से बहुत ही सशक्त और मजबूत दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं और पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, दोनों को वही रहना है। लेकिन जो अब कनाडा का अप्रोच अमेरिका के प्रति होगा वो बहुत ही असर्टिव होगा और अपने इमेज को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा टची भी होंगे। यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कोई ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं कि जिससे कि कनाडा की सॉवरेंटी को, उसकी आइडेंटिटी को और उसकी इकोनॉमी को कोई गहरा आघात अगर पहुंचेगा, तो जाहिर है कि मार्क कार्नी रिटेलिएटरी मेजर्स ले सकते हैं, और इसका मैंडेट कनाडा की जनता ने उन्हें दिया है। और अब मार्क कार्नी ने, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है जीतने के बाद, और जाहिर है कि उनका पहले भी इस तरीके का लगातार बयान रहा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे विचारों को और इस तरह के मंसूबों को पूरी तरह से आउटराइटली, जिसको कहते हैं, रिजेक्ट किया था। और जाहिर है कि अब मार्क कार्नी एक नए पहचान की तलाश में है, वो कनाडा की छवि को सशक्त और मजबूत बनाना बिल्कुल। और इसी पहचान को आगे कंटिन्यू करते हुए संजीव जी, यूके देवनाथ जी, मैं ये समझना चाहूंगी, जब 2008 में रिसेशन हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो कहीं ना कहीं मार्क की पहचान ऐसे भी की जाती है कि तब वो फॉर्मर, मेरे ख्याल से तब वो गवर्नर थे बैंक ऑफ कनाडा के, उन्होंने कनाडा को इस चीज से बचाया था। और इस बात का इन्फ्लुएंस, यानी कि वो क्राइसिस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, जो एक देश को पूरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा सके। उनका तो ये साफ पीएचडी कर रखी है उन्होंने इकोनॉमिक्स से, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से, तो उनका बैकग्राउंड तो साफ तौर पर ये कहता है कि लीडर कैसे होंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कनाडा की इकोनॉमी में बूम जरूर देखने को मिलेगा, ये बात साफ है। क्योंकि वो व्यक्ति जो रिसेशन से एक देश को बाहर निकाल सकता है, रिसेशन का असर उस देश पर उतना नहीं पड़ा जितना बाकी मुल्कों पर पड़ा था, क्योंकि तब वो कनाडा के फॉर्मर गवर्नर के तौर पर सर्व कर रहे थे। तो ये तो साफ है कि आने वाले वक्त में कनाडा के साथ इंडिया के अगर ट्रेड रिलेशंस होते हैं तो वो एक बेनिफिट में ही जाएंगे। जी हाँ कंचन जी, मार्क कार्नी जो है उनका बैकग्राउंड तो पूरी तरह से व्यापार में है, वाणिज्य में है और फाइनेंस सेक्टर में है। जैसा कि आपने बताया, वो तो G7 के बड़े बड़े बैंक्स के सीईओज रह चुके हैं। वो जिस भी दृष्टिकोण से देखेंगे हमेशा फाइनेंस एंगल, फाइनेंस वाला यानी पैसे के नजरिए से ही देखेंगे। भारत के साथ क्या वो व्यापार बढ़ाना चाहेंगे? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका के साथ क्या वो व्यापार बढ़ाना चाहेंगे? डेफिनेटली उसमें शक नहीं है। अमेरिका के साथ तो ऐसे भी उनका व्यापार जो है $916 बिलियन का है, तो बहुत बड़ा व्यापार अमेरिका के साथ होता है। भारत में कुछ लोग ऐसा कयास लगा रहे थे कि अगर अमेरिका और कनाडा के बीच में टेंशन ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कनाडा जो है अपने व्यापार को, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकता है।
तो कनाडा जो है बहुत बड़ा उत्पादक है अलग अलग तरह के कच्चे तेल के उत्पादकों का। तो अब तक कनाडा जो है वो अमेरिका को ही कच्चे तेल के इन उत्पादन का एक्सपोर्ट करता था। तो शायद जैसे कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना, तो भारत भी कनाडा के साथ मिलकर कनाडा से कच्चे तेल या उसके जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इंपोर्ट कर सकता है। हमारे यहाँ पर जो अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट ग्रीसेस हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, हम कनाडा के सहयोग से या तो कनाडा में बनाकर भारत में इंपोर्ट कर सकते हैं, या जो कच्चे तेल से जो सामग्री निकलती है जिससे स्पेशलिस्ट ग्रीस एंड लुब्रिकेंट्स बनाते हैं, हम उनको भारत में बना सकते हैं। इसी तरह से कनाडा में जो कृषि प्रोड्यूसेस हैं हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। कनाडा जाना जाता है विशेष तरह के फल, साग, सब्जी, फूलों का प्रोड्यूसर है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एग्रो प्रोडक्ट्स कनाडा से इंपोर्ट करना शुरू कर दें और उससे भारतीय किसानों को यस ये तो मुझे लगता है देवनाथ जी, किन प्रोडक्ट्स और किन चीज़ों पर ट्रेड होगा ये तो बात का विषय है। और क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट इसलिए भी ट्रेड को लेकर हूँ क्योंकि पहले ही मार्क का ये स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि जो अब अगर मैं पीएम बनता हूँ तो हमारे रिश्ते भारत के साथ दोबारा से रीबिल्ड किए जाएंगे। एक शेयर वैल्यू सिस्टम होगा जिसपे दोनों ही देश काम करेंगे। इस बात के संकेत तो पहले ही पीएम ने दे चुके हैं। पीएम मोदी ने भी इधर से कांग्रेचुलेट किया है। क्या लगता है आपको, अगर आने वाले वक्त में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बेहतर होते हैं तो वो कौन से फ्रंट होंगे यूके देवनाथ जी जिस पर बेहतर होंगे? एक बात तो साफ है कि खालिस्तानियों का खात्मा होकर ही रहेगा। जिस तरह से जिस बेसिस पर ट्रूडो के साथ भारत के रिश्ते खराब हुए थे वो एक बेसिस तो कट होगा ही होगा। किस तरफ अब जोर ज्यादा देंगे? क्या इकोनॉमी पर देंगे, क्या ट्रेड पर देंगे, क्या मिलिट्री पर देंगे? कौन से वो बैकग्राउंड होंगे जिस पर फोकस किया जाएगा? हाँ, देखिए, कनाडा जो है वो भारत के साथ व्यापार, ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स करना चाहेगा। टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान हो सकता है, क्योंकि कनाडा जो है दुनिया भर में ऑटो पार्ट्स के मैन्युफैक्चर के लिए जाना जाता है। तो अगर कनाडा चाहे तो भारत में भी हमारा जो ऑटो पार्ट्स का हब है, चाहे वो गुजरात में हो या तमिलनाडु में चेन्नई के पास हो, बहुत ही विकसित है। कनाडा और इंडिया मिलकर दुनिया भर में ऑटो पार्ट्स और मशीन पार्ट्स का एक सप्लाई चेन में इंपॉर्टेंट लिंक बन सकते हैं। लेकिन डिफेंस में दोनों देशों का कोऑपरेशन बहुत ही नेचुरल होगा। कनाडा की जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है ऐसे तो छोटी है, लेकिन उनका एक अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर काफी अच्छा है। वो लोग कनाडा की जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है वो ना सिर्फ नेटो के सपोर्ट में यूरोप में डिप्लॉयड हैं, वरन चीन का जो फ्रंट है, पैसिफिक का जो फ्रंट है, वहां पर भी कनाडा ने डिप्लॉय करने का मन बना लिया है। तो जैसे हम कहते हैं क्वाड, हो सकता है कि भविष्य में क्वाड का जो जब मिलिट्री संस्करण निकलेगा उसमें क्वाड में एक देश कनाडा भी ज्वाइन कर सकता है। कनाडा जो है उसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें समुद्र का जो रास्ते से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कनाडा का जो नॉर्दर्न कोस्ट होता है वो साल में 6 महीने, साल में 9 महीने फ्रोजन रहता है। तो वो अटलांटिक में जो वार्म पोर्ट है वहां से अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता है। भारत डेफिनेटली कनाडा के साथ इन शिपिंग लेन्स के डेवलपमेंट में भागीदार बन सकता है। जी संजीव जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि जब बात न्यू पीएम की होती है, कनाडा के मार्क की बात होती है, तो क्लाइमेट को भी लेकर इन्होंने काफ़ी जोर दिया है। और मुझे लगता है क्लाइमेट एक ऐसी चीज़ है जिस पर सभी मुल्कों को एक साथ चर्चा करनी चाहिए। जिस तरह से क्लाइमेट में वेरिएशन हो रहा है, जिस तरह से हम इंडिया में भी इस चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्लाइमेट एक ऐसा टॉपिक है जिस पर चर्चा तो हुई है लेकिन और जोर देने की ज़रूरत है। और क्योंकि खुद कनाडा के न्यू पीएम का इंटरेस्ट इसमें रहा है, आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों में भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा? कोई न्यू पॉलिसीज़ या इंटरनेशनल मंच पर इस पर कोई अहम चर्चा की जाए? जी निसंदेह, देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के रुख आप जानते हैं, कि वो पेरिस क्लाइमेट डील से फिर से बाहर आ गए हैं। पहले कार्यकाल के दौरान भी वो पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आ गए। तो ऐसे में जो अन्य जो राष्ट्र हैं, जिसमें कनाडा भी शामिल है, फ्रांस है, यूरोपीय राष्ट्र हैं, भारत भी उसमें नेतृत्व करता राष्ट्र है, उस सभी जो पेरिस क्लाइमेट डील को बचाए रखने के लिए
और क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी विजनरी और लीडरशिप इनिशिएटिव लेने के लिए संकल्पबद्ध है और मार्क कार्नी भी उस दिशा में कार्य करेंगे और उन्होंने इस बात को अपनी संकल्पबद्धता को व्यक्त किया है। दो बातें महत्वपूर्ण मैं कंचन जी कहना चाहता हूं, जो आपने सवाल मेरे से किया था। देखिए, मार्क कार्नी की जो विजय हुई है उसमें कनाडा के जो इकोनॉमिक फैक्टर्स ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कनाडा में वर्तमान समय में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.7% तक का है और कनाडा में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है वो बहुत गहरी थी और कनाडा के जो लोग हैं वो पहले से ही जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस से जूझ रहे थे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए तो उन्होंने टैरिफ भी लगा दिए। इससे जो कनाडा के लोगों का जो दैनंदिन जो जीवन था, डे टू डे जो लाइफ थी, उसकी समस्याएं बहुत बढ़ गई, आर्थिक संकट बहुत बढ़ गया। ऐसे में मार्क कार्नी ने अपने आप को, जाहिर है कि वो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बैंक ऑफ कनाडा के और बैंक ऑफ इंग्लैंड के वो गवर्नर रह चुके हैं और इकोनॉमिक विषयों पर महारत हासिल है, पीएचडी की है बड़े बड़े संस्थानों से। तो ऐसे में जो कनाडा की जनता का उनके ऊपर जो विश्वास है वो बहुत ही गहरा तरीके से बना और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इकोनॉमिक जो क्राइसिस कनाडा फेस कर रहा था, कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस कनाडा फेस कर रहा था, उसकी वजह से भी आज उनकी ये विक्ट्री हुई है, क्योंकि उनका एक इकोनॉमिस्ट जो होने का जो बैकग्राउंड है उसका लाभ उन्हें निसंदेह मिला है। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, भारत और कनाडा के रिश्तों के संदर्भ में। भारत और कनाडा के रिश्ते तो वैसे ही हमारे शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी, शेयर्ड चैलेंजेस के ऊपर आधारित है। ये बहुत ही प्रगाढ़ और मजबूत रिश्ते हैं। पीपुल टू पीपुल कनेक्ट बहुत गहरा है। 30 लाख हमारे जो भारतीय हैं वो कनाडा में रहते हैं, जिसमें कि 8 लाख हमारे सिख भाई बहन हैं और इन रिश्तों को किसी एक नेता की वजह से, जस्टिन ट्रूडो की वजह से या गुरमीत सिंह की वजह से उसको ज्यादा लंबे समय तक प्रभावित नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने समय समय पर अनेक चैनल्स पे इस बात को हम कहते रहे, ये जस्टिन ट्रूडो जिस दिन विदाई हो जाएगी उनकी, उस दिन भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो पटरी पर आएंगे। और एक अच्छी खबर जो हमें आज सुनने को मिली, गुरमीत सिंह जैसा जो खालिस्तान समर्थक जो नेता है वो चुनाव स्वयं हार गया है और उसकी पार्टी भी अच्छा परफॉर्म उसने नहीं किया है। तो ऐसे में जो एक लिबरल पार्टी का जो पहले की जो कमजोरी थी कि उन्हें गुरमीत सिंह की पार्टी जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका सपोर्ट लेना पड़ता था, वो सपोर्ट अब काफी कम हो गया है। संभव है कि उन्हें ये जो कुछ सीटें जो बची हुई हैं कहीं और से सपोर्ट मिल जाए, जो ब्लॉक क्यूबैक के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से ये सपोर्ट मिल सकता है। तो ऐसे में जो एक खालिस्तान समर्थक जो एक दल न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और उसका जो नेता जगमीत सिंह था, उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो अब लिबरल पार्टी की नहीं रहेगी और उसका एक बड़ा प्रभाव भारत और कनाडा के रिश्तों पर पड़ेगा। भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं पटरी पर आएंगे। एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ। एक ऐसे समय में कि जब कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कनाडा की इमेज को रीबिल्ड करना चाहते हैं, पूरे विश्व में कनाडा की छवि को एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में रखना चाहते हैं। ऐसे में वो भारत के साथ यदि अपने रिश्तों को सुधारते हैं तो इससे उन्हें करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अच्छा देवनाथ जी, मैं एक एनालिसिस आपसे भी यहाँ लेना चाहूंगी। जैसे मुझे याद है कि जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने तो ये एनालाइज किया जा रहा था कि क्या वजह हो सकती है, तो मेजरली ये आया रियल एस्टेट टाइकून, इकोनॉमी को बहुत समझते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और तरह तरह की कैंपेन्स जो उन्होंने किए थे, अमेरिका फर्स्ट, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने की थी, ये लोगों को काफ़ी सेंटिमेंट उससे जुड़ा था। और लोग आज के जो वोटर्स है, एक होता ना कि एक जनरेशन के बाद वोट शिफ्ट होता है, आज के वोटर्स डेवलपमेंट पर वोट कर रहे हैं। किसी भी मुल्क में देखिए ये एक चेंज तो हमें देखने को मिला ही है। मार्क कार्नी का जीतना क्या ये दर्शाता है कि कनाडा के लोग भी डेवलपमेंट के टुवर्ड्स जा रहे हैं? कनाडा के लोग भी जो तमाम चीज़ों को लेकर पार्टियां सियासत करने की कोशिश करती हैं उससे ऊपर उठकर ट्रंप के टैरिफ के विरोध में जाकर अपने देश की एकजुटता, अपने देश के डेवलपमेंट को देखकर उन्होंने भारी तादाद में मार्क पर ट्रस्ट जताया है। कंचन जी, कनाडा में जो अब नेक्स्ट जनरेशन है वो काफी आशावादी है। डेफिनेटली वो मार्क कार्नी से दो ही चीजें उम्मीद करते हैं कि मार्क कार्नी कनाडा के जो अपने कार्यशैली के द्वारा वो कनाडा की जीडीपी को आगे बढ़ा पाएंगे, व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे और कनाडा को थोड़ा सा अमेरिका से दूर ले जाएंगे और यूरोप के साथ और शायद साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ भी अपना व्यापार बढ़ाएंगे।
कनाडा का जो व्यापार है उसका एक स्कोप है कि वो एशिया के साथ भी बढ़ सकता है, क्योंकि कनाडा के जो पश्चिमी तट है वहां से जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अटलांटिक महासागर के थ्रू अगर जाएं तो बहुत ही डायरेक्ट रूट है। कनाडा का जो यूथ है वो हार्ड वर्किंग है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उनमें काफी ज्यादा है। हाँ, तकनीकी कमजोरियां हैं, लेकिन कनाडा के लोग अपनी तकनीकी स्किल्स की जो कमी है उसको भारत के हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे मैथमेटिशियंस हैं, उनको वहां बुलाकर पूरा कर सकते हैं। ऐसे भी भारत से जो लोग चार्टेड अकाउंटेंट है, फाइनेंस बैकग्राउंड है, वो जब भी कनाडा में जाते हैं तो अच्छा ही अपने को अच्छी तरह से सेटल कर पाते हैं। कनाडा क्या करेगा भारत को एक्सपोर्ट, इसके बारे में काफी चिंता है। कनाडा भारत को एक्सपोर्ट कर सकता है, खास तौर से जो एग्रो प्रोडक्ट्स के अलावा बड़ी तादाद में अच्छी किस्म का लकड़ी, न्यूज़पेपर का प्रिंट्स, कनाडा में जंगल्स बहुत ज्यादा हैं, तो जो हम कहते हैं पल्प, हिंदी में कहते हैं लुगदी, उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। तो भविष्य में जो हम देखते हैं कि फर्नीचर बनने शुरू होंगे वो प्रिंट आउट फर्नीचर होंगे। तो कनाडा में ये तकनीक ऑलरेडी यूज हो रही है, जहां लुगदी का इस्तेमाल करके प्रिंट करके फर्नीचर को बनाया जाता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत में भी अगर आएगी तो भारत भी इसका बड़ा अच्छा उपयोग कर सकता है। एक चीज डेफिनेटली है कि भारत से बड़ी संख्या में हमारे जो लोग जाते हैं कनाडा में, उनमें ज्यादातर कई बार वो लोग थोड़ा अनस्किल्ड होते हैं या सेमी स्किल्ड होते हैं। तो शायद एक दरकार है कि भारत सरकार भी कुछ इस तरह का एक व्यवस्था करे, प्लान बनाए कि भारत से हाईली स्किल्ड लोग जो हैं, खासतौर से जो कि साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं, टेक्नीशियंस हैं, ये लोग माइग्रेट करके कनाडा में जाए। इसको भारत सरकार को करना पड़ेगा, ताकि आस्ते आस्ते भारतीयों का जो कनाडा में एक इमेज है वो और ज्यादा अच्छा हो जाए। अच्छा जी। देवनाथ जी, इस बारे में बात होती है कि स्किल्ड लेबर को इंडिया के बाहर, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, भेजना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? इस चीज़ पर गवर्नमेंट क्यों नहीं काम करती है कि स्किल्ड लेबर को जितनी पेमेंट बाहर मिल रही होती है, जो ल्यूक्रेटिव सैलरीज बाहर मिल रही होती है, वो उनको इंडिया में मिले? तो क्यों कोई अपना मुल्क छोड़कर जाएगा? ये तो ऐसी चीज़ है जिस पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली वर्क करना चाहिए। और क्यों कोई भी अगर इंडियन है, चलिए आउट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है वो ठीक है, बट आउट ऑफ मनी, टू अर्न मोर मनी, ये एक ऐसा चीज़ है जिस पर मुझे लगता है एक सरकार के पास भी कुछ खाका तैयार होना चाहिए कि जो अच्छे इंजीनियर्स हैं, जो अच्छे मैथमेटिशियंस हैं, जो अच्छे फिजिशियंस हैं, जो अच्छे स्किल्ड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो इंडिया में रिटेन कर सके, उनको उतनी सैलरी, उतना पैसा, उतना हाइक इंडिया में मिले, इंस्टेड की वो कहीं और अमेरिका, कनाडा, इन सब जगह जाए। व्हाई नॉट इन इंडिया? हाँ कंचन जी, ये मेरा मनपसंदीदा सब्जेक्ट है। देखिए, पिछले 40 साल, 30 साल, 20 साल से हम जो देख रहे थे, इसे कहा जाता था ब्रेन ड्रेन। Yes. इंडिया का जो हाईली स्किल्ड बच्चा है, चाहे वो आईआईटी से निकले, आईआईएम से निकले, वो विदेशों की तरफ चले जाते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में एक नया फिनोमेना चालू हुआ है, जिसे हम रिवर्स ब्रेन ड्रेन कह सकते हैं। कि वह भारतीय जो कि विदेशों में जाकर, अमेरिका, कनाडा में जाकर बहुत अच्छा काम किए थे और वहां पर वो सेटल हो गए थे, वो अब आस्ते आस्ते भारत लौट रहे हैं। भारत में देखिए कंचन जी, इकोनॉमिक्स में एक बड़ा आसान सा दिक्कत है कि भारत कभी भी हमारे जो स्किल्ड पीपल हैं, टेक्निकल पीपल हैं, हम लोग कभी भी वेस्टर्न तनख्वाह को, वेस्टर्न पेमेंट सिस्टम को मात नहीं दे पाएंगे। उनके यहाँ पे तनख्वाह इजीली 4 गुना 6 गुना होती है। लेकिन भारत को एडवांटेज क्या है कि अगर भारतीय वापस आते हैं तो वो पहली चीज तो अपने घर में आ रहे हैं, वो अपने माँ बाप के पास आ रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों के पास वापस आ रहे हैं, वो अपने शहर में, अपने कल्चर में वापस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो आनंद मिलता है जब एक दूसरी तीसरी पीढ़ी का विदेश में सेटल्ड भारतीय जब आता है वापस, मेरे ख्याल से वो बहुत एक फैक्टर है। हाँ, भारत में आने के बाद भारत सरकार ने कई स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिनके तहत विदेशों से लौटे हुए भारतीयों को भारत सरकार आसानी से यहाँ पर अलग अलग मल्टीनेशनल्स में या भारतीय
कंपनीज में एब्जॉर्ब होने का एक मौका देती हैं। उनको इजीली क्रेडिट मुहैया करा जा रहा है, उनको इजीली फॉरेन करेंसी लोन्स दिए जा रहे हैं, ताकि वो भारत की जमीन पर हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, वहां पर बैठ के वो एक प्रोडक्ट बनाएं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, वो अलग बात है। एक प्रोडक्ट बनाकर उसको वो विदेश में भेज सकते हैं। भारत में भी, विदेश से भारत में जितने एंटरप्रेन्योर्स आए हैं वापस, उनकी सबसे बड़ी खुशी का कारण है कि वो विदेश से जब भारतीय एंटरप्रेन्योर्स भारत में आके सेटल हो रहे हैं, तो उनके जितनी प्रोड्यूस है, वो जो भी पैदा कर रहे हैं, उसका इतना बड़ा मार्केट तो भारत में ही है। तो एक विन विन सिचुएशन है अगर भारतीय विदेशों से वापस आते हैं इंडिया में। जी संजीव श्रीवास्तव जी, चलिए इस बात पे तो हम बात कर रहे हैं कि कितनी घनिष्ठता होगी भारत और कनाडा के रिश्ते, जो जिसमें खटास सितंबर 2023 से देखने को मिली थी ट्रूडो के स्टेटमेंट के बाद, अब वो बेहतर होंगे, क्योंकि इस बात का जिक्र खुद मार्क पहले भी अपने कैंपेन्स में भी कर चुके हैं। जैसे वो ट्रंप के अगेंस्ट बोलते थे, वैसे ही वो इंडिया के हित में बोलते थे कि अगर मैं पीएम बनता हूं तो मैं रिविजिट करूंगा, एक रीजेनुएट करने की कोशिश करूंगा जो भारत और कनाडा के संबंध है। इन सब के बीच में प्रेजेंट में चैलेंजेस क्या होंगे अगर इंडिया और कनाडा के बीच में ट्रेड को लेकर, एनर्जी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ एमओयू साइन होते हैं या कोई डील्स होती है? कौन से वो चैलेंजेस हैं जो दोनों देशों को फेस करने मिल सकते हैं? देखिए कंचन जी, भारत और कनाडा के बीच पे व्यापार की अपार संभावनाएं हैं, अनटैप्ड पोटेंशियल्स हैं जिन्हें कि हमें टैप करना। और दोनों ही देश जो भारत और कनाडा के बीच में रिश्तों में जब तनाव आया, उसके पहले एक कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा को नेगोशिएट कर रहे थे। लेकिन ये जो नेगोशिएशंस की जो प्रक्रिया है, वो जस्टिन ट्रूडो के बेसलेस भारत के ऊपर लगाए गए एलिगेशंस के बाद वो ठंडे बस्ते में चली गई थी। और अब ऐसी उम्मीद है कि जो मार्क कार्नी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, वो फिर से जब वो एक नए चेहरे के तौर पर आए हैं, वैसे में हम ये आशा करते हैं कि जो सेपा को लेकर के जो नेगोशिएशंस थे वो आगे बढ़ेंगे और उस पर कोई फाइनल सहमति बनेगी। और लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि जहां तक भारत का प्रश्न है, चाहे वो जस्टिन ट्रूडो रहे हो, चाहे वो मार्क कार्नी हो, भारत कनाडा के समक्ष अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखेगा कि जो भारत के अगेंस्ट में जो कनाडा की धरती से एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो चल रही हैं, उसके ऊपर ये सरकार लगाम लगाने का कार्य करे। और भारत ने डे 1 से लगातार इस बात को कहा कि जो खालिस्तान समर्थक अनेक ऐसे आतंकी हैं जो कि वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं और वहां पर वो कनाडा की धरती का इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। और अभी आपने देखा कंचन जी की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब ये ट्रंप प्रशासन आया है, तो और तुलसी गबार्ड जब वहां की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनी, काश पटेल FBI के डायरेक्टर बने, तो उसके बाद से खालिस्तान के समर्थक एक आतंकी के ऊपर एक्शन लिया गया है। और अमेरिका आने वाले समय में ऐसे कई एक्शन लेने जा रहा है। अभी जो एक मुंबई बम हमले का जो आरोपी मास्टरमाइंड तहाबूर हसन राना को अमेरिका ने भारत को सौंप दिया है। उसी तरीके से बहुत से ऐसे वांछित आतंकी हैं जो कि जिस भारत पर की अब लिस्ट में एक्शन हैं। लेने की जरूरत भी